है एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के सभी सूत्रों की बात करने वाले हैं। सारे अध्याय के सारे सूत्र इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, 90% से ज्यादा मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं ऐसा टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप 90% अब से भी तैयारी करके ला सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए सारे फार्मूलाज को रट लीजिए, एक एक करके सारे फार्मूला रट लीजिए। इन सभी फार्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्लास 10th के मैथ की किताब के सारे फार्मूले को यहाँ पे लिख रखा हूँ। मैथ के लिए फार्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको अच्छी तरह से पता है। 90% से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जो बनते हैं आपके फार्मूला बेस्ड ही बनते हैं। तो फार्मूला बिना तैयार किए आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, एग्जामिनर कुछ भी नंबर नहीं दे पाएगा। ठीक है, आप अगर फार्मूला तैयार करते हैं, उस क्वेश्चन को नहीं भी कर पाते हैं तो फार्मूला लिख करके कुछ नंबर उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूला ही याद नहीं है तो एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता है, एक भी नंबर आपको नहीं देगा। उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं सारे फार्मूलाज को बता दूंगा और ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के पास जानी चाहिए जो 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहता है। तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए सभी फार्मूला को याद कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सारे क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं सभी फार्मूले पे बेस्ड होंगे। सभी फार्मूले बता रहा हूं, इन सभी फार्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100% की गारंटी देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूं पहले फार्मूला की। तो इसमें है माना दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी है, तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है। अगर हमारे पास दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी मान लेते हैं कि दो संख्या है, तो इससे हमें एक फार्मूला बनता है। ए और बी का जो गुणनफल होता है ना, इन दोनों ए और बी के लसा और मसा के बराबर होता है। लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी का जो गुणनफल होता है इन दोनों यानी दोनों संख्याओं ए और बी के मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से याद रखना है आपको कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो लसा गुणे मौसा के बराबर होता है। ठीक है, दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस में c है तथा इनके शून्यांक अल्फा और बीटा है। एक हमारे पास बहुपद है जो है हमारे पास ax² प्लस में bx प्लस में c, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। और इसके शून्यक मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, दो शून्यक हैं इसके। तो शून्यकों का योग की अगर बात करें यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो ये होता है माइनस का b अपन a। ये हमारे पास एक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा और इसका फार्मूला होता है बराबर में c अपन में a। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अगले फार्मूले की बात करते हैं। अगला फार्मूला हमारे पास है यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिए हों। अगर हमारे पास अल्फा और बीटा का मान दिया गया है तब हमारे पास बहुपद निकालने को अगर पूछ दे तो इसके लिए फार्मूला लगाते हैं x² माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है बहुपद निकालने के लिए, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा का मान दिया गया है तब। तो इस फार्मूले को भी याद कर लीजिएगा। चौथे फार्मूले की बात करते हैं। चौथा फार्मूला है हमारे पास यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 है। देख सकते हैं यहाँ पे एक समीकरण यहाँ पे है, एक समीकरण यहाँ पे है। तो दो सरल रेखाओं के लिए यहाँ समीकरण है और इससे बनने वाली दो सरल रेखाएं हैं। तो दो सरल रेखाओं से बनने वाली जो हमारे पास दो सरल रेखाओं से क्या क्या हो सकता है, दो सरल रेखाओं से कैसी कैसी रेखाएं बन सकती हैं। एक प्रतिच्छेदी रेखा यानी दो सरल रेखाएं एक दूसरे को या तो काट सकती हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं या एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो सरल रेखाओं की बात किया तो दो सरल रेखाएं या तो एक दूसरे को काट सकती हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं या एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। इन तीन केस के अलावा और कोई केस इसमें नहीं होगा। ठीक है, इन दो सरल रेखाओं से और कोई केस नहीं बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो काट रही है ना, इनको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं और जो एक पर एक चढ़ रही है इसको हम संपाती रेखा कहते हैं और एक दूसरे के समांतर हो रही है इन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए यहाँ पे इनमें कुछ हमें कंडीशन याद रखने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रेखा की बात करें, प्रतिच्छेदी रेखा, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, ये दोनों क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, तो इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखा की बात करें तो इसके लिए हमारे पास शून्यांकों का संबंध आता है a1 अपन में a2 इज नॉट इक्वल b1 अपन में b2 होता है। ठीक है, और जब हमारे पास ये प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब कि इसका एक ही हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है। एक ही हल होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल को हम अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है,
इसके युग्म की बात करें तो इसका युग्म जो है संगत होता है। ठीक है, ये बात आपको 3 चीजें याद रखनी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, संपाती रेखाएं दूसरी है हमारे पास। संपाती रेखाएं वे संपाती रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिन जो एक दूसरे के ऊपर रेखाएं चढ़ी होती हैं। ठीक है, पहली रेखा है, फिर उसके ऊपर भी एक रेखा है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे जो इसके गुणांकों का संबंध होता है A1 अपन में A2 बराबर में B1 अपन B2 और C1 अपन में C2 होता है। ठीक है, ये दो सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, सबका अनुपात जो है आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि यहाँ पे जो रेखा है ना, इस रेखा के ऊपर एक रेखा चढ़ी हुई है, यानी कि उस रेखा को कितने बार टच कर रही है, अनेकों बार टच कर रही है। तो इसका मतलब कि इसके हल जो होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और इसके युग्म की बात करें तो इसका युग्म जो है संगत युग्म होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे कंडीशन के बारे में। तीसरी रेखा है हमारे पास, तीसरी रेखा है समांतर रेखा। ठीक है, तो समांतर रेखा की बात करें तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसका मतलब है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी तो कोई हल नहीं होगा। और इसके गुणांकों के संबंध की बात करें तो A1 अपन में A2 बराबर B1 अपन में B2 इज नॉट इक्वल C1 अपन C2 होता है। और इनके युग्म जो है असंगत होते हैं, क्योंकि इसके कोई हल ही नहीं होते। जब किसी का कोई हल नहीं होगा तो उसका युग्म जो है असंगत होगा। ठीक है, तो इन 3 कंडीशंस को याद रखिएगा। तीन कंडीशंस आपके कौन कौन से हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा। ये 3 कंडीशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सारणी बना करके आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है। अब हम अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। अगला फार्मूला है द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र जिसे कहते हैं, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का। ठीक है, सातवां हमारे पास फॉर्मूला आता है विविक्तर का। विविक्तर का फॉर्मूला जो होता है ना, इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है आपको b स्क्वायर माइनस का 4ac, इसे ही हम कहते हैं विविक्तर। ठीक है, इसको हम विविक्तर कहते हैं। तो यहाँ पे इस विविक्तर को हम d से प्रदर्शित करते हैं और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद है तो विविक्तर भी याद हो जाएगा। अब देखिए, विविक्तर जब याद हो गया तो इसमें आपको कुछ कंडीशंस याद रखने हैं। इनमें हमें मूलों की प्रकृति का पता लगता है, विविक्तर से हमें मूलों की प्रकृति का पता लगता है कि उस मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मूलों की प्रकृति कैसे, किन किन स्थितियों में, जब हमारे पास d का मान जो है 0 से बड़ा होगा, जब 0 से बड़ा होगा d का मान, यानी कि यहाँ पे जो है इसका मान जो है 0 से जब बड़ा होगा, तो अब हमारे पास दो अलग अलग वास्तविक हल होंगे। ठीक है, दो अलग अलग क्या होंगे, वास्तविक हल होंगे। इन तीनों कंडीशन को याद रखिएगा। जब जो है d का मान अगर 0 के बराबर होगा, जब विविक्तर जो है 0 के बराबर होगा, तो वहां पे दो समान वास्तविक हल होंगे। क्या होंगे, दो समान वास्तविक हल होंगे। जब d जो है 0 से छोटा हो जाएगा, जब माइनस में चला जाएगा, तब वहां पे कोई हल नहीं होगा और कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है, तब वहां पे कोई वास्तविक हल नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, काल्पनिक हल होगा, इमेजिनरी नंबर, जो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के सारे फॉर्मूले के बारे में। तो समांतर श्रेणी का जो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a प्लस में a प्लस डी इस तरीके से जुड़ता जाता है, प्लस में a प्लस 2d, फिर प्लस में a प्लस 3d इस तरीके से जुड़ता जाता है। ऐसे यहाँ पे n तक हम कर देते हैं, डॉट 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 ऐसे अनंत तक जुड़ता जाता है। a को हम प्रथम पद कहते हैं, d को सर्वांतर कहते हैं, और d बराबर d को निकालने के लिए यानी सर्वांतर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1। जब भी हमारे पास इधर जाता है तो a2 माइनस a1 कर देते हैं, तो हमारे पास सर्वांतर d निकल के आ जाता है। a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 इस तरीके से हम इसको निकालते हैं सर्वांतर को। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं nवां पद के महत्वपूर्ण फार्मूले की। ठीक है, अब बात करते हैं अगले फार्मूले की। तो यहाँ पे है nवां पद। ठीक है, nवां पद जिसे हम अंतिम पद के नाम से भी जानते हैं। अंतिम पद को यल या an से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो an बराबर हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला जो होता है nवां पद का फार्मूला होता है, जिसे हम an से प्रदर्शित करते हैं। तो an बराबर हो जाता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फार्मूला है n पदों का योग। n पदों का योग को हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। Sn का फार्मूला हमारे पास दो फार्मूला निकल के आता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज होता है इसका। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है Sn बराबर में n अपन में 2 और 2a ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला होता है Sn का। और एक फार्मूला और होता है Sn बराबर n अपन 2 इंटू में a प्लस में यल होता है। ठीक है, इस तरीके से इन दो फार्मूले में जो जी मान के हिसाब से वैल्यू जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हम इन फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर श्रेणी का फार्मूला है। ठीक है,
अगले फॉर्मूले की बात करते हैं दूरी सूत्र। दूरी का सूत्र, बीच की दूरी का सूत्र जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है? अगर हमारे पास इस तरीके से P बिंदु और Q बिंदु, दो बिंदु है और इनका जो निर्देशांक है, निर्देशांक P का निर्देशांक है x1 y1 और Q का निर्देशांक है x2 y2, तो इनके बीच की दूरी का जो सूत्र होता है PQ बराबर हो जाता है रूट में, अंडर रूट में, मतलब बड़ा रूट रहेगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर साल इस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, अगले सूत्र की बात करते हैं। अगला सूत्र हमारे पास है खंड सूत्र, जिसे हम विभाजन सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला सूत्र हमारे पास है खंड सूत्र, जिसे हम विभाजन सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये सूत्र कहता है कि m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और फिर से m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस सूत्र को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगला सूत्र है मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस में x2 बाई 2 प्लस में y1 प्लस में y2 बाई 2। ठीक है, तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा, मध्य बिंदु का फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले फार्मूले की बात करते हैं। अगला फार्मूला हमारे पास है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हमारे पास एक त्रिभुज है जिनके बिंदु ए बी और सी हैं, यहाँ पे ए बी और सी हैं और इनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 है और बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2, सी बिंदु के निर्देशांक x3 y3, इस तरीके का है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगेगा x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस में x2, y3 माइनस का y1 और प्लस में x3 और y1 माइनस का y2। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगले फार्मूले की बात करते हैं। त्रिकोणमिति सेक्शन का फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, ये फार्मूला जो है, देखिए त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगला फार्मूला हमारे पास है त्रिकोणमिति अनुपात से रिलेटेड, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ये आपको पता होगा। और इसके लिए एक आपके पास लाल बट्टा कक्का एक ट्रिक भी होता है इसको याद करने का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का यानी कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा का हो गया, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है तो आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का हो गया, टेन थीटा का लंब बटा आधार होता है तो लंब बटा आधार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उल्टा कोसेक थीटा हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा हो जाता है, टेन का उल्टा कॉट थीटा हो जाता है, यानी किसी को पलट देते हैं तो कोसेक बराबर हो जाता है कर्ण बटा लंब, सेक बराबर हो जाता है हमारे पास कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपको सारणी दिखाई दे रही है, यहाँ पे सारणी दिखाई दे रही होगी, इस सारणी को जरूर याद कर लीजिएगा। ये सारणी का मान याद करना बहुत जरूरी है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस सारणी को जरूर याद करके जाइएगा। अब हमारे पास अगला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से हमें ये प्राप्त होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इन तीन फार्मूले को जरूर तैयार करके रख जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले फार्मूले की बात करते हैं। अगला फार्मूला हमारे पास है, ये देखिए साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर हमारे पास 1 में साइन थीटा होता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 में कोस थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा होता है। ठीक है, तो इन सभी फार्मूले को याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए और इन फार्मूले को रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन अपन में कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपन में साइन थीटा। ठीक है, तो इसका उल्टा जस्ट होता है कॉट थीटा। इस तरीके से इन दोनों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज आएगा। ठीक है, अगले फार्मूले की बात करते हैं। अगला फार्मूला हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से इन सारे फार्मूलाज को याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, अगले फार्मूला की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से क्षेत्रमिति शुरू होती है। अगला फार्मूला हमारे पास है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि की बात करें तो 2 पाई आर होता है। ये सारे फार्मूले याद रखिएगा। अगला हमारे पास है, अगर हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे क्या है लघु त्रिज्यीय खंड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है लघु त्रिज्यीय खंड है और ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड। एक वृत्त है और इस वृत्त में हमने इस तरीके का एक त्रिभुज के जैसा कोण बनाया, थीटा कोण है, और ये जो थीटा कोण है ना, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये लघु त्रिज्यीय खंड कहलाता है और जो बचा हुआ भाग होता है इसे हम दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आपको याद रखना है। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल याद रखना है, क्या होता है थीटा अपन में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यीय खंड की परिधि की बात करें तो थीटा अपन में 360 इंटू में
2 पाई आर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे याद रखना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस का थीटा अपन में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर होता है। और फिर दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि की बात करें तो 360 माइनस का थीटा अपन में 360 गुणे में 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद करके जाइएगा। ठीक है, अगला फार्मूला हमारे पास है वृत्तखंड से फार्मूला पूछा जाएगा। वृत्तखंड से फार्मूला क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद रखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से इस फार्मूले को याद रखिएगा। अगला फार्मूला है वृत्तखंड की परिधि, वृत्तखंड की परिधि बराबर होता है त्रिज्यखंड की परिधि माइनस का त्रिभुज की परिधि। ठीक है, बिल्कुल एक फार्मूला याद रखिए, दूसरा फार्मूला याद हो जाएगा। यहाँ पे परिधि है तो यहाँ भी परिधि परिधि हो जाएगा, यहाँ क्षेत्रफल है तो यहाँ क्षेत्रफल क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इस तो इस तरीके से इस फार्मूले को याद रखिएगा। अगले फार्मूले की बात करते हैं। अगला फार्मूला घन से है। घन में कौन कौन से फार्मूले है देखिए। भुजा की लंबाई होती है ए, यहाँ पे आपको घन दिखाई दे रहा है। इस घन में जो जितनी भी भुजाएं हैं उन सबकी लंबाई क्या है? ए है। सब सारी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं, तो सारी भुजाओं की लंबाई क्या हो गई? ए हो गई। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन का आयतन जो होता है ए क्यूब होता है। ठीक है, इन तीन चीजों को आपने छोटे छोटे क्लासों में भी पढ़ा है, तो इनको याद होना चाहिए। ठीक है, अगले फार्मूले की बात करते हैं घनाभ से। घनाभ से फार्मूला आता है आपका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू में L इंटू बी प्लस में B इंटू एच प्लस में L इंटू एच। ठीक है, ये फार्मूला था घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। करना घनाभ के आयतन की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच होता है लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये फार्मूला आता है घनाभ के आयतन का। अगले फार्मूले की बात करते हैं बेलन का। ठीक है, बेलन से फार्मूला हमारे पास आता है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर एच होता है। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगला फार्मूला शंकु से है। शंकु से आपका फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये शंकु का फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और भी कुछ फार्मूले बच गए हैं, उन फार्मूले को भी देख लेते हैं। अगला फार्मूला आएगा गोला से। गोला आपको पता है ये है और यहाँ पे इसकी त्रिज्या है। ठीक है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और गोले के आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है गोले का आयतन होता है। अगला जो हमारे पास जो फार्मूले होते हैं वो अर्धगोला से। अर्धगोला का फार्मूला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अर्धगोला यहाँ पे बनाया हुआ है हमने, जिसमें त्रिज्या आर है, तो इसके लिए ये फार्मूले यहाँ पे लगेंगे, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला फार्मूला है शंकु का छीनक। शंकु के छीनक से फार्मूले पूछे जाते हैं। शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई और ब्रैकेट में r1 प्लस में r2 और इंटू में l। ठीक है, ये होता है हमारे पास शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात करें शंकु के छीनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि इसका फार्मूला हो जाएगा पाई और ब्रैकेट में r1 प्लस में r2 इंटू l और पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई r1 स्क्वायर प्लस में पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला आ जाता है शंकु के छीनक का। अगला फार्मूला है शंकु के आयतन। ठीक है, शंकु के छीनक का आयतन जो होता है 1/3 पाई और ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर प्लस में r1 इंटू r2 और इंटू में h हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है शंकु के छीनक के आयतन का। सभी फार्मूले याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला फार्मूला आता है माध्य से। माध्य का जो माध्य निकालने की जो विधियां होती है ना, ये 3 प्रकार की विधियां होती हैं। पहली होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, ये 3 विधियां होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का सूत्र याद रखिएगा। जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो हमारे पास होता है x का बार बराबर होता है हमारे पास सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ, जहाँ पे x जो होता है आंकड़े होते हैं और f जो होता है बारंबारता होती है। ठीक है, याद रखिएगा। काल्पित माध्य की बात करें तो काल्पित माध्य में हमारे पास फार्मूला आता है x बराबर में a प्लस में सिग्मा एफ डी अपन में सिग्मा एफ। ठीक है, ये जो है काल्पित माध्य होता है। ठीक है, आगे है पग विचलन विधि। इसमें जो है आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है x बराबर में a प्लस में सिग्मा एफ यू अपन में सिग्मा एफ इंटू में h जो है वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो पग विचलन विधि में h जो है ये वर्ग अंतराल है और इसका फार्मूला a प्लस में सिग्मा एफ यू अपन में सिग्मा एफ इंटू में h होता है। अगला और अंतिम फार्मूला है बहुलक। बहुलक का फार्मूला है l प्लस में और ब्रैकेट में f1 माइनस का f0 डिवाइडेड बाई
2f1 माइनस का f0 माइनस का f2 इंटू में h। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है बहुलक का, इसे भी याद रखिएगा। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपने पूरे बुक के सारे फार्मूलेज याद कर लिए होंगे, सारे फार्मूलाज को नोट कर लिए होंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अगर आपने अंत तक देखा है तो सारे फार्मूलाज को रट लीजिए, याद कर लीजिए, हर तरह से सभी फार्मूले को तैयार कर लीजिए। इन्हीं सभी फार्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, 100% की गारंटी देता हूं। इन सभी फार्मूले पे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, 90 से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे अगर इन सभी फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं तो, ठीक है। तो ज्यादा नंबर आपके आ सकते हैं अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।